इतिहास बदलने की बात करते हैं। अरे साहब, जिससे वर्तमान नहीं संभल रहा हो वो इतिहास क्या बदलेगा। और जहां तक आजादी का सवाल है, हमारे मित्र सुशील भाई ने कहा कि एगो को पद्मश्री दिया गया है, कहती हैं कि आजादी भीख में मिला है। ठेठ बिहारी आदमी हैं। हमारे यहां एक बात कही जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर हम और बेगूसरैया भाषा में बोलें तो कहते हैं उसको बानर क्या जाने आदि का स्वाद। तो उस मुहावरे के तर्ज पे मैं ये कहता हूं, जैसे बानर क्या जाने आदि का स्वाद, वैसे संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो आजादी के लिए लड़ता है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, जो उस विरासत से अपने आप को जोड़ करके देखता है, वो उसके महत्व को समझता है। आजादी की बात हम भी करते हैं, आजादी का नारा हम भी लगाते हैं। देश से आजादी नहीं चाहते हैं, देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से आजादी चाहते हैं। और हम अपनी जिम्मेवारी ये समझते हैं कि अगर देश को कोई बेचने पे उतारू है तो हम बचाने वालों की हुजूम भी तैयार करेंगे। इसी जिम्मेवारी के तहत मैं आपके बीच में आया हूं। और आज हम आजादी के आंदोलन को इसलिए याद कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होता है। और हमारा इतिहास यह है कि इस देश के भीतर तमाम तरीके के उतार चढ़ाव के बीच 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उस आजादी के आंदोलन के दौरान जो एक सामाजिक एकता बनी थी, एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि ये एकता हम बचा करके रखेंगे, दूसरे तरफ वो लोग थे जो कहते थे हम अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाएंगे। जो अपना हिस्सा लेकर के अलग हो गए, आज उनके नाम पर, उनकी भाषा बोल करके हमारी एकजहदी को, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यह कोशिश खतरनाक है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि भारत होने का क्या मतलब होता है, हिंदुस्तान होने का क्या मतलब होता है। हिंदुस्तान होने का मतलब यह होता है, राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण, पांडे जी भी बैठे हुए हैं, दुबे जी भी बैठे हुए हैं, दोनों हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ब्राह्मण। उनकी और अशफाक उल्लाह खान की, एक पठान की बातचीत हो रही है। अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल को कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारी मान्यता और धर्म के हिसाब से तुमको पुनर्जन्म मिल सकता है, हमारी ईमान के हिसाब से पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर मुझे जन्नत नसीब हुई और मुझे ऊपर वाले से रूबरू होने का मौका मिला तो मैं उनसे बस एक बात कहूंगा, एक बार और हिंदुस्तान भेज दीजिए, एक बार और मुल्क पे अपना जान निछावर करने का मन करता है। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आजादी यूं ही नहीं मिलती है, आजादी लीज पे नहीं है, आजादी भीख में नहीं है। भीख में पुरस्कार मिलता है, आजादी नहीं मिलती है। चापलूसी करने से पद मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है। सोच करके मुझे बताइए, यह इतनी आसान बात है कि मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, तिलक लगाने वाला, टोपी पहनने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा। फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाला, साइकिल पे घूमने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा। महल में रहने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला, डनलप गद्दा पे लौटने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा। ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है कि आज इस मोबाइल के दौर में इंसानों को भी डेटा बना दिया गया है। लोग फेसबुक पोस्ट करते हैं और ये गिनते हैं कि कितना लाइक हुआ है। इंसान नहीं गिन रहे हैं,
नंबर गिन रहे हैं। हम नंबर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और ये जो आज हमको नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, 85%, 15%, ये नंबर है। और उस नंबर बनाने का जो साजिश है, उसका जो खतरा है, उसको हमको समझना चाहिए। वोटों के इस खेल ने, नोटों के इस खेल ने सिर्फ इंसानों को इंसानों से जुदा नहीं किया है, उनको नंबर बना दिया गया है। हमको नंबर नहीं होना है, हमको नागरिक होना है। देश जब 1947 में आजाद हुआ था, तो हमने अंग्रेजों से अपना देश इस शर्त पे वापस लिया था कि इस भूभाग पर रहने वाला हर इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो इस देश का नागरिक था, है और रहेगा। इस बात पे सहमति हुई थी। हमने जो संविधान स्वीकार किया, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार की, उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। सबके वोट बराबर किए गए, महिला पुरुष के वोट बराबर किए गए। आप सब इस बात को जानते हैं। आज भी आपके और हमारे घरों में महिलाओं के अधिकार बराबर नहीं हुए हैं, लेकिन संविधान ने महिलाओं का अधिकार बराबर करके रख दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा वोट एक है और मेरी माताजी का वोट आधा है, उनका वोट भी एक है। ऐसा नहीं है कि मेरे भैया का वोट एक है और मेरी दीदी का वोट आधा है, ऐसा नहीं है। तो मैं कह रहा था कि चापलूसी से पद मिलता है, संघर्ष से अधिकार मिलता है। किसी भी सूरत में हमको संघर्ष नहीं भूलना है। और ये जो आज हमको मिला है, ये हमको लोगों की कुर्बानियों के बदौलत मिला है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक कहानी पढ़ा करता था, परोपकारी वृक्ष। परोपकारी वृक्ष की कहानी यह है कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान एक आम का पेड़ लगा रहा था। तो एक नौजवान आदमी उससे पूछता है, करे साहब क्यों पेड़ लगा रहे हैं? आप तो मर जाएंगे, इसका फल भी नहीं खा पाएंगे। तो उस बुजुर्ग इंसान ने उस नौजवान को जवाब दिया, बेटा, मेरे बाप दादों ने जो पेड़ लगाए थे उसका फल मैं खाया, मैं ये पेड़ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूं। सवाल जब हम उठा रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जिस विरासत को बचाने की कोशिश की गई, जिन अधिकारों को सुरक्षित किया गया, उस अधिकारों को बचाना इसलिए जरूरी है कि उसका फायदा जो हमको मिला है, हमारी आने वाली पीढ़ी का यह हक है कि उससे ज्यादा फायदा उसको मिले, और वो फायदा उनको मिले, वो फायदा हम उनके लिए सुनिश्चित कर सकें। ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पे है। वरना यह सवाल आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सिर्फ कारवां लूटने वाला जिम्मेवार नहीं होता है, कारवां लुटाने वाला भी जिम्मेवार होता है। और जब कारवां लुट रहा था तो आप क्या कर रहे थे? और मैं अपनी एक नादानी, अपनी एक बचपना आपसे साझा करता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त दूरदर्शन था। पूरे गांव में गिनती के, पूरे मोहल्ले में 2 टीवी हुआ करते थे। और उस टीवी पे दोपहर को 2:30-3 बजे एक सीरियल आया करता था। उस सीरियल का नाम था युग, जिसके टाइटल सॉन्ग में कहता था, युग बदला बदला हिंदुस्तान। जब वो सीरियल में देखता था, एक दिन बड़े भोलेपन से मैंने अपनी दादी को पूछा कि दादी, जब गांधी जी देश के लिए लड़ रहे थे तो दादाजी क्या कर रहे थे? और वो सवाल मुझे आज तक याद है, वो सवाल मुझे आज तक याद है। और मैं उस सवाल को याद करके ये सोचता हूं कि कल को आपकी नस्लें भी पूछेगी कि जब देश लुट रहा था तो हमारे घर वाले क्या कर रहे थे। आपको यह तय करना है। जिनको देश बेचना है वो भाजपा के साथ जाएं, और जिनको देश बचाना है उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा।